हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जयपुर शहर के यानी हमारी राजधानी द सिटी ऑफ विक्ट्री, पिंक सिटी, इसके महलों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जयनगर जो हमारे जयपुर का प्राचीन नाम है और इसको बसाया था हमारे सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, यानी उनकी रूपरेखा के आधार पर जो है इस शहर का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है स्थापत्य, जब भी सवाई जयसिंह के काल में स्थापत्य का यहाँ पर निर्माण होगा जयपुर में, तो वो जो है विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में ही होगा, क्योंकि उन्होंने इस शहर की पूरी क्या बनाई है, रूपरेखा बनाई है। तो जब सिटी पैलेस का निर्माण हुआ था सवाई जयसिंह के समय, तो उसका जो निर्देशन किया था यहाँ पर विद्याधर भट्टाचार्य, इन्हीं के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे, यानी इसको जो बनाया था, यानी उसका जो एक तरीके से ईंट ईंट को जोड़ा था, तो वो हमारे तो कौन थे, याकूब थे। तो इसके वास्तुकार थे हमारे याकूब और इसके जो निर्देशन करता थे कौन, विद्याधर भट्टाचार्य। यहाँ का निर्माण वर्ष क्या होगा, तो इसका निर्माण वर्ष होगा 1729 से 1734। आपको पता है कि 17 जुलाई 1734 को हमारा हुरडा सम्मेलन होता है, तो उसी काल में ये पूर्ण हुआ था बन करके। और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि भाई सवाई जयसिंह थे, तो उनको जाना था 1734 में, 17 जुलाई 1734 को ये फिक्स हुआ था सभी राजपूत शासकों के मध्य कि हम मराठों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे, लेकिन कोई गया नहीं था लड़ाई करने के लिए। तो आप मान सकते हैं कि भाई जयपुर में सिटी पैलेस बन गया था, तो जयपुर के राजा तो वहीं रुक गए कि भाई मैं इसी महल में रुकूंगा और मेरे आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ होगी, आने वाले जितने भी मतलब एक तरीके से मेरे उत्तराधिकारी होंगी, वो भी यहाँ पर इसी मतलब इसी महल में निवास करेंगे। तो ये जो है ये हमारा सिटी पैलेस, मैंने आपको बताया ऐसा काल्पनिक कि भाई यहाँ पर जो है 1734 में से क्या होता है, निर्माण पूर्ण होता है। और ये जो है जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था, कौन सा, सिटी पैलेस। तो निर्माण वर्ष 1729 से 1734 और इसके वास्तुकार याकूब। और अन्य नामों की मैं बात करूँ तो इसको चंद्रमहल कहा जाता है और सतकर्णा, क्योंकि आपको पता है कि ये 7 मंजिला है हमारा सिटी पैलेस, और इसको राजमहल कहा गया क्योंकि ये राज परिवार का निवास स्थान था। इस महल में चांदी के 2 बड़े कलश हैं, चांदी के 2 बड़े कलश, यानी सवाई माधो सिंह सेकंड जब इंग्लैंड गए थे तो अपने साथ ले गए थे इन चांदी के बड़े 2 कलशों को, क्योंकि वो अपनी धरती का पानी पीना चाहते थे, वो अपने भारत भूमि का पानी पीना चाहते थे, वो वहाँ के नदियों का पानी नहीं पीना चाहते थे। तो ये अपने साथ ले गए थे कौन, सवाई माधो सिंह सेकंड, चांदी के 2 बड़े कलश जो इसी महल में स्थित है, दीवाने खास में रखे हुए हैं। और आप इससे मतलब चांदी के जो 2 बड़े कलश हैं उससे संबंधित आप ये भी याद रख सकते हैं भाई, जब सवाई माधो सिंह सेकंड ने ये बनाए थे 2 बड़े कलश, तो जो पहले से विद्यमान थे द्वार, यानी 7 प्रवेश द्वार थे सिटी पैलेस में, पहले 6 थे, तो 6 जो द्वार थे वो छोटे पड़ गए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलश थे। यहाँ पर पानी 1-2 टैंकर तो उन्होंने पानी डाला ही होगा, मतलब 1-2 टैंकर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक जैसे टंकी भरा पानी तो डाला ही होगा। लेकिन मैं मान रहा, अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई बड़े बड़े कलश थे, 1-2 टैंकर पानी मार मतलब आराम से उसमें हम एक तरीके से रख सकते थे पानी को। तो जब इन 2 बड़े कलशों को महल से बाहर निकालना था, तो ये जो दरवाजे ये छोटे पड़ गए, तो उन्होंने सवाई माधो सिंह सेकंड ने आदेश दे दिया कि आप एक बड़े दरवाजे का निर्माण कराइए, आप एक बड़े दरवाजे का निर्माण कराओ और इसका नाम रखो उदयपुर। तो सवाई माधो सिंह सेकंड ने सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए बने 7 द्वारों में से एक द्वार जिसका निर्माण करवाया था, कब, 1900 ईस्वी में। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो जब इंग्लैंड गए थे तो तभी उन्होंने उदयपुर का निर्माण करा, मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े कलश थे तो उनको बाहर निकालना था, तो अब उदयपुर का इस प्रकार आप याद रख सकते हैं भाई, उदयपुर का निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है ना, आप लॉजिक समझ गए होंगे, मेरे भावना को समझ गए होंगे। सिटी पैलेस में हमें 7 मंजिलें देखने को मिलती हैं। अब इन मंजिलों को याद करना बड़ा कठिन होता है दोस्तों। देखो, हवेलियाँ जब हम पढ़ते हैं, पटुओं की हवेली वगैरह, तो वहाँ पर भी हमें जो है मतलब एक सालिम सिंह हवेली, उनकी जो मंजिलें याद करनी पड़ती है। हवा महल पढ़ते हैं तो उसकी मंजिलों को याद करना पड़ता है। सिटी पैलेस हैं तो इसी की भी मंजिलों को याद करना पड़ेगा। तो ये याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको अगर एक ट्रिक से मैं समझाऊँ, वैसे मैंने इसकी कोई ट्रिक मतलब उठाई नहीं है, कॉपी नहीं की, मैंने अभी जस्ट बनाई है। जब मैंने सोचा कि भाई मुझे ये पढ़ाना है तो मेरे दिमाग में कुछ ये ट्रिक आई है, तो आप भी इसको यूज़ करके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। देखो, आपको पता है कि फरवरी माह में सबसे बड़ा त्यौहार आता है और उसका नाम
वैलेंटाइन वीक होता है। वैलेंटाइन वीक में हम सभी अपने चांद को देखते हैं। मतलब एक तरीके से मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, काल्पनिक, मतलब एक तरीके से याद करवा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। आप सीरियस मत हो जाना इन चीज़ों को लेकर के। तो वैलेंटाइन वीक आता है, हम चांद को देखते हैं अपने, यानी चांद अपना प्रियतम जिससे हम प्यार करते हैं। कोई ना कहते हैं कि खुदा ने किसी के लिए किसी को तो बनाया है। तो यहाँ पर जो है वैलेंटाइन वीक आता फरवरी में, और हम अपने चांद को देखते हैं और हमें क्या प्राप्ति होती है? खुशी प्राप्त होती है, हमें सुख का अनुभव होता है। जब सुख का अनुभव होता है तो आपको पता है कि अगले ही महीने यानी मार्च में, लगभग मार्च में आती है हमारी होली का त्यौहार आता है। जब हम खुश होते हैं, जब हमें एक तरीके से सुख समृद्धि होती है हमारे, तो हम जम करके होली खेलते हैं। अब होली खेलते हैं तो होली में रंग लगाते ही हैं। तो जब हम रंग लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो अब हमारा जो चेहरा है वो खिल उठता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी शोभा देखने को बनती है, उसकी छटा एक तरीके से उसका चेहरा जो है खिलने लगता है, खिल उठता है उसका चेहरा। तो उस पर चेहरे पर शोभा बढ़ जाती है, उसके चेहरे की शोभा बढ़ जाती है। तो जब चेहरे की शोभा बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? हम फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं और फ्रंट कैमरा चालू करके हम अपने चेहरे को निहारते हैं, हम अपनी छवि को देखते हैं कि यार मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ इन रंग में। आपने चांद देखा, आपको खुशी महसूस हुई, आपको सुख प्राप्त हुआ तो आपने जम करके होली खेली, आपने रंग लगाए, चेहरे पर रंग लगाए, तो आपको आपके चेहरे की शोभा जो है बढ़ गई। जब आपके चेहरे की शोभा बढ़ी तो आपने फ़ोन निकाला और आपने कैमरे से अपने चेहरे को देखा और आपने छवि देखी अपने चेहरे की कैमरे में, और आपको लगा कि यार मैं इतना सुंदर हो गया हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा दिखने लगा। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया और मैं बड़ा हो गया और मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मेरे नाम के आगे अब श्री लग जाना चाहिए और मेरी श्रीमती अब आ जानी चाहिए। तो जब आपको शादी की एक तरीके से मन में आती हैं तो आपको लगता है कि यार मैं साफा तो नहीं पहनूंगा, मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा दिखूंगा क्योंकि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैंने अपने चेहरे पर नीला रंग लगाया है, मैं श्री कृष्ण जैसा दिख रहा हूँ, तो मैं मुकुट पहनूंगा, मैं साफा नहीं पहनूंगा अपने शादी में। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो 7 मंजिलों की: चंद्र मंदिर, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास, मुकुट मंदिर। चांद देखा, खुशी महसूस हुई और चेहरे पर रंग लगाया जब होली आई, क्योंकि इसको जब खुशी महसूस हुई तो जम करके होली खेली, और जब रंग लगाया तो मेरे चेहरे की शोभा बढ़ गई, और शोभा बढ़ी तो मैंने अपनी छवि देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हूँ, अब तो मुझे चांद से शादी कर लेनी चाहिए और मेरी अब जो है मेरे नाम के आगे श्री लग जाना चाहिए, जो इस प्रकार श्रीनिवास हो गया। और मैं अपने शादी में इतना सुंदर हूँ तो मैं साफा तो नहीं पहनूंगा, मैं मुकुट पहनूंगा, मैं श्री कृष्ण भगवान के जैसा मुकुट पहनूंगा। तो ये हमारी थी सिटी पैलेस की 7 मंजिलें। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? सिटी पैलेस। तो ये आप देख सकते हो सिटी पैलेस को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा महल है हवा महल। कौन सा? हवा महल। कहाँ पर है? जयपुर में ही है। निर्माण किसने कराया? तो साथ सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। क्यों करवाया जी? उनकी रानियाँ थी, और भाई रानियाँ तो सबकी थी, सभी राजाओं की, लेकिन सवाई प्रताप सिंह की थोड़ी रानियाँ एक तरीके से नखरे वाली थी। उन्होंने कहा, राजा जी, प्रताप सिंह जी, मेरे भरतार, हम तीज की सवारी, आपको पता है कि जयपुर तीज की सवारी, गणगौर की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। आपने यूट्यूब पर ये वीडियो देखी होगी शायद, जयपुर में जब ये गणगौर की सवारी वगैरह, तीज की सवारी निकाली जाए। तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है, आप इन चीज़ों को देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, आपको अगर राजस्थान का कला संस्कृति है ना, वो अगर पढ़ना है ना, तो सबसे बड़ा साधन, बुक से भी अच्छा साधन हमारा यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपको जगह को देखना, यानी हवा महल को देखना, आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखना, आपको रणथंभौर फोर्ट को देखना, आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर देखना, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी जो आपने नहीं देखी हुई, तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो राजस्थान में जर्नी करते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं। आप उनको देखिए, आप उनको फॉलो कीजिए। दिन में फ़नी वीडियो देखने की बजाय कम से कम 7-8 मिनट का ये वीडियोस देखिए, आप बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। ये किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कला संस्कृति आपके तुरंत दिमाग में आई। ये जितनी भी थेवा कला, जो मीनाकारी हैं, जितनी भी आपको ये लोक नाट्य, लोक नृत्य, आपको ये जो हम देखते हैं ना, जैसे कि हस्तकला, ये सारी यूट्यूब पर हैं।
आपको कहीं पर भी घूमने की ज़रूरत नहीं, आपको बुक वगैरह बाद में पढ़ना, लेकिन आप पहले इन चीज़ों को देखिए, आप इनको फील कीजिए, आप इनको ऑब्जर्व कीजिए, अपने आंखों से इन चीज़ों को देखिए कि अब किस प्रकार होती हैं। किताबों में से तो हमें पढ़ना ही है, अंत में हमें किताबों के पास ही जाना है, लेकिन किताबों से पहले हमारा एक तरीके से राजस्थान के लिए, राजस्थान का हमारा बेस आपको मजबूत करना है मित्रों। हम तैयारी करते हैं तो हम केवल ग्राम सेवक या फिर पटवारी तक ही नहीं रुकते, हमारा लक्ष्य आरएस होता है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करूं और आरएस बनना है तो इन चीज़ों को भले ही एग्जाम में नहीं पूछे, कोई फायदा नहीं है, पूछे या ना पूछे हमें कुछ मतलब नहीं, पूछेगा तो ठीक है और नहीं पूछेगा तो हमारी नॉलेज के लिए सही। लेकिन जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका जो सोचने का तरीका, आप किसी भी स्थान में आप नियुक्त होंगे तो आप उनकी भौगोलिक दशाएं, आप वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो रहन सहन, बोलियाँ वगैरह सब कुछ आप जानोगे पहले। तो ये आपका एक तरीके से जो हमारा ये सिलेबस जारी करते हैं सरकार वगैरह, तो उनका यही लक्ष्य होता है कि आप राजस्थान को जानो। क्वेश्चन तो इजी आते हैं मित्रों, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा एक तरीके से वो जो सिलेबस दिया जाता है अगर उन्हीं में से पूछना होता था तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो केवल यही करते हैं कि केवल आप पहले इन चीज़ों को देखो। हम क्वेश्चन बहुत इजी पूछेंगे। हवा महल के बारे में क्या पूछेगा मुझे बताओ, इसका निर्माण किसने कराया, कब हुआ, इससे ज़्यादा कुछ पूछा क्या? या फिर मंजिलों के बारे में पूछेगा कि भी आपने और डीप में इसको जाना हवा महल को, नहीं ना, इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है। जब आप इसके पीछे देखते हो तो भी आपको बहुत सारे जो है स्थापत्य देखने को मिलता है, लेकिन आपने कभी जाना हवा महल के पीछे क्या है, किस प्रकार संग्रहालय दिखता है। ये होती हैं चीज़ें जो जाननी ज़रूरत होती है। एग्जाम में पूछे या ना पूछे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बात आते हैं हमारे टॉपिक पे आते हैं। हवा महल निर्माण सवाई प्रताप सिंह कराएंगे। रानियों को देखनी थी 30 की सवारी, गणगौर की सवारी, तो उन्होंने कहा राजा जी हमारे लिए महल का निर्माण करोगे एकदम शहर के बीचों बीच जहाँ से सवारी निकाली जाती है, हमसे ये साधारण जनता के बीच में जाकर हमसे नहीं देखा जाएगा। एक तो आपके राजस्थान में इतनी गर्मी, ऊपर से हमारा शरीर का रंग गोरा जो काला पड़ जाता है। आपको पता है कि चौमासा में राजस्थानी की एक तरीके से औकात दिखी जाती है कि वो कितना गोरा है और कितना काला है, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि हम धूप में जाए, हमें छिया में ही देखना गणगौर की सवारी। तो राजा थे प्रताप सिंह, लालचंद को बुलाया, खेमाराम जी को बुलाया, साहब रानियाँ चाहती हैं ऐसा महल बना दो। तो कहा ठीक है साहब बना देंगे। खिड़कियाँ कितनी रखे, रानियों कितनी आपकी रानियाँ दासियाँ वगैरह है, सहेलियाँ वगैरह। तो मैन राजा जी थे, उन्होंने कहा मैन जो रानी थी उसको बुलाया, क्या भाई तुम्हारा जो जितना भी है ना, आप एक तरीके से जितने भी मेंबर है आपके उनका नाम लिख दो और बता दो कितने लोग हैं। कैसा हम 953 हैं, तो ठीक है 953 खिड़कियाँ बना दो साहब, और 365 363, ठीक है। झरने कितने, झरोके का मतलब बालकनी होती है ना, जो हमारे घरों को जब 2-3 मंजिले मकान बनता है तो दूसरी तीसरी मंजिल के बाहर जो बालकनी होती है, ज़्यादातर वहाँ पर हम कपड़े ही टांगते हैं हमारे मिडिल क्लास लोग। तो झरोके कितने, 365 और 363, और खिड़कियाँ 953 खिड़कियाँ थी, ठीक है ना। तो मैंने वो 953 वाली वो मैंने काल्पनिक बताई है याद कराने की दृष्टि से। तो खिड़कियों की संख्या यहाँ पर 953 है और झरोके यहाँ पर 365 या 363 है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा हवा महल, और ये इम्पोर्टेंस तब आती है जब राजा महाराजा भी हमारी तरह नागरिक हो गए थे भारत देश के और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। तो उनके जितने भी बनाए हुए स्थान थे तो उन्होंने कहा कि मतलब राजा से कहा, जो जितने भी रजवाड़े जो अभी मौजूद है उनसे कहा कि भाई आपका स्थापत्य वो हमें दे दीजिए, हम जो है इसका एक तरीके से क्या करेंगे, टूरिज़्म रूप में या फिर पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे। यहाँ पर हम इस संग्रहालय बनाएंगे, यहाँ पर हम जो है पुरानी चीज़ें रखेंगे, यहाँ पर हम कला संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शनियाँ लगाएंगे। तो सरकार जो है अपने उद्देश्य से इन चीज़ों को, स्थापत्यों को अपने अधिग्रहण कर लेती है। या तो होटल के रूप में बदल देगी, पर्यटक स्थल के रूप में बदल देगी, विशेष कर ये पर्यटक स्थल ही होता सारे। तो 1968 में इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है, किसको, हवा महल को। तो इसको भी संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था, कब, 1968 में। और यहाँ पर संग्रहालय 1983 में यहाँ पर संग्रहालय बन गया था, ठीक है। हवा महल में 5 मंजिल, आपको पता है कि हवा महल को आपने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कौन सा इंसान है जो राजस्थान में रहता है और जिसने हवा महल नहीं देखा होगा। भाई बचपन से देखे हैं, जब से संजीव पासबुक आई है, ठीक है ना। संजीव पासबुक के पिछले पृष्ठ में सबसे बड़ा हमारा हवा महल ही होता था, उसके बाद लोटस टेम्पल दिल्ली का, रानी की बाव है, तो यही होते थे 3-4 महत्वपूर्ण जो स्थापत्य।
तो हवा महल को तो हमने खूब देखा होगा, इस पर चित्रकारी भी की होगी हमने, अनुसार कलर भी भरे होंगे ना, ऐसा कुछ किया होगा। मतलब बचपन में अगर बचपन को जिया है तो ये सारी चीज़ें की होगी जैसे मैं बता रहा हूँ। तो हवा महल हमारा लाल कलर का है, तो यहाँ पर लालचंद लाल कलर आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो हवा महल में 5 मंजिल हैं, ये हमारी फर्स्ट है सबसे निचली मंजिल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। और जब भी आपको पता है कि विषम संख्या होती हैं तो एक यहाँ पर विचित्र होती है और इसके दोनों ओर सेम होती है। जैसे कि 7 है तो यहाँ पर भी 4 होगी और यहाँ पर भी 4 होगी और बीच वाली हमारी विचित्र होगी। तो यहाँ पर आप बीच वाली को हटा दो और इसको आप विचित्र कह दो कि भाई ये विचित्र है, ये ना तो इधर की है ना उधर की है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, भाई लटक गई हैं बीच में, तो ठीक है साहब विचित्र। अब निचली मंदिर है, आपको पता है कि धरती जब चौमासा वगैरह होता है, मतलब जो बरसात का मौसम होता है तो नमी बहुत ज़्यादा होती है धरती में, और धरती के अगर आप ऊपर बैठते हो उससे एकदम कुर्सी वगैरह, वैसे तो हम जानते हैं कि जब हमारा ऐसा बरसात वगैरह होती है तो हम कुर्सी मांचे पर ही बैठते हैं, लेकिन जब हम धरती के एकदम ऊपर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको नमी वगैरह बहुत ज़्यादा महसूस होती। तो ये आप याद रख सकते हो भाई, ये एकदम धरती से सटा हुआ है निचली मंजिल, तो यहाँ पर एक तरीके से सर्द है, नमी है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हो भाई यहाँ पर सरद मंदिर हमारा निचला है। और आप नमी से आप याद रख सकते हो भाई ये ज़मीन से जुड़ी हुई है ये मंजिल, तो ये यहाँ पर सरद है, ठीक है। सरद को आप नमी से जोड़ सकते हो। वैसे सरद तो अलग होती है और नमी अलग होती है, लेकिन आप मान सकते हो, याद करने के लिए आप कहीं पे जा सकते हो, ठीक है ना। और सरद को ही प्रताप मंदिर कहा जाता है। क्या प्रताप मंदिर? अब आपको पता है कि राजस्थान के बहुत सारे राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन हमारे चंद्रसेन और महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आजीवन भटकते रहे, आजीवन युद्ध करते रहे अकबर से। उनको मातृभूमि से बड़ा लगाव था, वो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए घास की रोटी तक खाई हमारे महाराणा प्रताप। ये सब कुछ हम देखने को मिलते हैं पित्तल पाथल की का जो कन्हैया सेठिया ने जो लिखा है पित्तल पाथल उसमें। तो महाराणा प्रताप जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, राजा थे। तो आप याद रख सकते हो कि भाई जो जमीन से सटी हुई मंजिल है तो ये हमारी प्रताप मंदिर होगी, ठीक है। याद हो रहा है ना, सरद मंदिर प्रताप मंदिर, सरद को प्रताप मंदिर कहेंगे और ये हमारी निचली मंजिल है यानी फर्स्ट मंजिल है, ठीक है। अब देखिए दूसरी मंजिल, दूसरी को अगर आप छोड़िए, तीसरी पाए, तीसरी मैंने पहले ही बता दी विचित्र है, बीच में जो है विचित्र है। आए चौथी पर आए। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी यहाँ से अगर एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी भाई जैसे हम ऊपर जाएंगे सूर्य की रोशनी बढ़ती जाएगी। तो विशेषकर आप यहाँ पर आप याद रख सकते हो भाई चौथी मंजिल में जैसे जैसे हम उनसे ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे सूर्य की जो है रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश वो अधिक प्राप्त होगा, यानी वहाँ पर रोशनी अधिक होगी। नीचे तो आपको पता है रोशनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अन्य चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कोई दूसरा मकान बना लेगा, यहाँ पर भी दूसरा मकान बना लेगा, तो ये जो निचली मंजिल में तो रोशनी ज़्यादा नहीं होगी, अंधेरा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वैसे आपका खुला हो जाएगा वातावरण, तो आपको क्या होगी, ज़्यादा रोशनी की प्राप्त होगी, तो आपको प्रकाश, ठीक है। अब पांचवी मंजिल को आप इस प्रकार याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है ना, मतलब मंजिलों में। वैसे तो हवा देखें अगर हवा, तो ये गैसों का ही प्रवाह होता है, और ज़्यादातर जो गैसें हैं उनका जो संकेंद्रण है वो पृथ्वी के नज़दीक है, यानी स्थल मंडल के ऊपर 5-6 किलोमीटर तक की हैं। ज़्यादातर जो परसेंटेज है 50 मतलब 60-70% हमें यहीं देखने को मिलते हैं, 90% तक पॉसिबली। तो हवा जो है यहाँ पर मतलब एक तरीके से गैसें नीचे होती हैं, लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, अगर हम मकान की दृष्टि से देखें, तो जैसे जैसे हम ऊपर मकान बनाते जाते हैं, ऊपर मंजिल बनाते जाते हैं, तो वैसे वैसे खुला होता जाता है हमारी ऊपर वाली मंजिल। तो वहाँ पर हवा ज़्यादा आती है, वहाँ पर आपको पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हवा ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर क्या है, ज़्यादा हवा है। और यहाँ पर आप इसको भी याद रख सकते हैं इस प्रकार कि भाई आपको पता है कि 13-14 किलोमीटर पर हमारी बहती हैं जेट स्ट्रीम वगैरह, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो भाई ऊंचाई पर क्या बहती हैं जेट स्ट्रीम, वो क्या है, ये पवन ही हवा ही है। तो आप हवा मंदिर याद रख सकते हो भाई, हवा महल में सबसे ऊंचे हमारा हवा मंदिर है। और हवा महल है
तो सबसे हमारी जो ऊंची वाली मंजिल भी कौन सी होगी, हवा मंदिर होगी। तो ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। निचली मंजिल शरद प्रताप, सेकंड मंजिल, सेकंड को आप याद रख लेना। मतलब जो 4 हैं, अगर आपको ऑप्शन में आ गया, अगर मैं आपसे ऑप्शन में पूछूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हवा महल की कौन सी मंजिल नहीं है, तो मैं आपको 4 बता दूं और ये 5 हमारे ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 5 क्यों आपको याद रखना है, 4 तो मैंने आपको याद करा ही दिए, और 5 क्यों आपको रतन मंदिर याद रख लेना। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती है, ठीक है ना। रतन के क्या बनाए भाई, हवा की तो बन गई, हवा तेज चलती है ऊपर वाली मंजिल में, और प्रकाश, फिर हवा से थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, हवा मंदिर वाले नीचे से, प्रकाश भी अधिक होगा। क्योंकि आप इसको भी इस प्रकार भी याद रख सकते, हवा में कितने अक्षर है, 2, और फिर प्रकाश में कितने हैं, तो 3, 2 3, ऊपर कौन है, 2, फिर 3, ठीक है, 2 3। तो हवा मंदिर ऊपर वाली, और फिर सेकंड वाली हमारी प्रकाश होगी, और फिर हमारी तीसरी विचित्र है ये, चौथी आपको याद रख लेना रतन मंदिर, और 5 हमारी शरद या फिर प्रताप मंदिर। आगे बढ़े, देखिए ये आपको इसका आकार दिखाई दे रहा होगा, अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पर आता, वैसे ये मंजिल मैंने खाली इस फोटो में, तो कुछ इस प्रकार का हमारा हवा महल दिखाई देता है। ये थोड़ा सा तिरछा फोटो लिया हुआ है, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार है, किसका आकार, हमारे हवा महल का। अब आपको पता है कि जो मुकुट होता हमारा, ये जैसे कि अगर मैं बना रहा हूं सही, कुछ इस प्रकार का मुकुट होता होगा ना, इस प्रकार का, ये हमारा तुरंगा ऊपर। तो चलो मैं आपको फील लेकर ही आ जाता हूं। ये हमारा मुकुट पहना है भाई साहब ने। अब आपको पता है कि ये मुकुट की तरह दिखाई देता है, इसी प्रकार का मुकुट होता है। तो ये हमारे मुकुट की आकृति का है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, इन्होंने इसको श्री कृष्ण के मुकुट के समान माना है। राम के मुकुट के समान नहीं उन्होंने किसी अन्य देवता के मुकुट के समान माना, बल्कि श्री कृष्ण के मुकुट के समान माना है। किसको, हवा महल को, कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। इसका आकार किस प्रकार है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। यहाँ पर आनंद पोल है जो हवा महल का प्रवेश द्वार है। जिस प्रकार उदय पोल था हमारा सिटी पैलेस का, उसी प्रकार आनंद पोल है हमारे हवा महल का प्रवेश द्वार। अब आपको पता है कि जब आप ऐसे भव्य महलों को देखेंगे मित्रों, तो आपके दिमाग में से क्या निकलेगा, मुझे बताओ क्या निकलेगा। आप एक इंसान होने के नाते आप क्या कहोगे। जो आपको कुछ ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं, मतलब जो कोई इंसान जो सुंदर होता है, ज़्यादा एक तरीके से ब्यूटीफुल होता है, हैंडसम होता है, तो उसको हम कहते हैं यार इसको तो भगवान ने बनाया, हमको तो कारीगरों ने बनाया, ठेके वाला कारीगरों ने बस ऐसे ही वो मतलब हथौड़े वगैरह से बना दिया, लेकिन भगवान ने इसको तराश कर बनाया, तो कितना हैंडसम है यार। तो ये भी कितना ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कितना तराशा गया है यहाँ पर पत्थरों को, कितनी खिड़कियाँ जो हैं कितनी सुंदर तरीके से लगाई गई हैं, एक तरीके से समान आकृति की दिखाई देती हैं, कितना सारा कुछ अनुपात समानुपात सब कुछ एकदम लय में रखा गया है। तो इसको कौन ऐसा मतलब जो एक तरीके से बहुत प्रतिभाशाली वास्तुकार होगा, वही ऐसे स्थापत्यों का निर्माण करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई भगवान ही रहा होगा इसका वास्तुकार, इसको तो भगवान ने ही बनाया होगा, इसको तो फरिश्तों ने बनाया होगा, इसको तो अलादीन का जो जादूगर है उसने बनाया होगा, या फिर अलादीन का जो जादूगर है वो भी इससे सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। इतना सुंदर हमारा हवा महल है, इतना सुंदर हमारा सिटी पैलेस है, उतना सुंदर हमारा जग मंदिर है, उतना सुंदर हमारा जग निवास है, उतना सुंदर हमारा जो बूंदी का सुख महल है, ठीक है ना। तो कितने सुंदर हैं ये। तो कोई भी इंसान होगा जब इसको पहली बार देखेगा, अब आपको पता है कि जब आप इंग्लैंड, अमेरिका, आप दुबई वहाँ पर जाते हो, जब आप उनको बुर्ज खलीफा, पेंटागन टावर उनको आप देखते हो, तो आपको दिमाग में निकलता है यार कितना सुंदर है यार, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो एडविन अर्नोल्ड जो वहाँ से आया होगा, मतलब अंग्रेज़ जो था, जब यहाँ पर राजस्थान में आया और उन्होंने ऐसे देखा यार पत्थरों को कितना तराशा गया है, बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, तो उन्होंने कहा यार अलादीन का जादूगर भी इससे सुंदर, उससे मोहक निवास स्थान नहीं बना सकता, और जो पेरी बेनान का जो रजत मुक्ता महल है ना, वो भी इससे अधिक सुंदर नहीं है। ऐसा कहने वाले एडविन अर्नोल्ड थे। कौन थे? एडविन अर्नोल्ड थे, ठीक है। देखिए ये मैंने बता ही दिया था 1968 में संरक्षित स्मारक।
इसके उपनाम की मैं बात करूं तो मित्रों, ये टोलमी और भूतिया महल आपको याद रखना है। हवा महल को क्या कहा जाता है? टोलमी या भूतिया महल। राजस्थान का टोलमी और भूतिया महल। और जो मेन जो है ना भूतिया महल, वो हमारा कनाडा में है। कहाँ पर? कनाडा, उत्तरी अमेरिका में स्थित कनाडा, ओटावा जिसकी राजधानी। जेम्स ट्रूडो शायद वहाँ के ट्रूडो ही होंगे ना मेरे हिसाब से। तो कनाडा में स्थित है हमारा कौन सा? भूतिया महल। राजस्थान का टोलमी या भूतिया महल किसको कहेंगे हम? हवा महल को कहेंगे। जयपुर का एयरपोर्ट है, इतना बड़ा दिख रहा है इधर, दिखाई दे रहा, तो हवा महल एयरपोर्ट जैसा ही लिख रहा। जयपुर का रजवाड़ी महल है, कौन सा है? रानी वगैरह तीज की सवारी देखती थी तो राजाओं से जुड़ा हुआ है, रजवाड़ी हो गया। अर्धवर्ताकार महल, अर्धवर्ताकार ये ऐसा है। तो ये हमारा हवा महल था। कुछ तकलीफ हुई याद होना? कुछ भी नहीं। निर्माण सवाई प्रताप सिंह, लालचंद के हमारा वास्तुकार लाल है तो लालचंद। 1799 इसका निर्माण, तेज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कराया गया। 953 खिड़कियां रखी गई। जरों के कितने? 365। हवा महल को 1968 में संरक्षित स्मारक, 1983 में इसको संग्रहालय। श्री कृष्ण के मुकुट को समान करना जेम्स टोड। 5 मंजिल है शरद मंदिर, प्रताप मंदिर जिसको निचली मंजिल है। दूसरी मंजिल हमारी रतन मंदिर, तीसरी हमारी विचित्र, चौथी हमारी प्रकाश और 5वीं हमारी हवा। और फिर मैंने बताया आनंद बोल, आनंद है हवा है तो आनंद ही आनंद है। हवा महल है तो गर्मियों में भाई राजस्थान में हवा ही है सब कुछ, ठंड छाँव, वो हो खेजड़ी की छाँव और हवा, क्या बढ़िया है। तो आनंद बोल है, आनंद ही आनंद है हवा महल में। और एडविन अर्नोल्ड, अलादीन का जादूगर, ठीक है। तो राजस्थान का टोलमी भूतिया महल, जयपुर का एयरपोर्ट, रजवाड़ी महल, अर्धवर्ताकार महल। आगे बढ़े, याद हो गया ना? सिटी पैलेस भी याद हो गया, हवा महल भी याद हो गया। आगे देखिए जल महल। कौन सा? जल महल। अब जल महल कैसा दिखाई देता? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा जल महल। हवा महल वगैरह तो देखा ही है, सिटी पैलेस का भी कहीं कहीं ऐसा फोटो देखा होगा, लेकिन जल महल का आपने शायद ही देखा होगा। ये आमेर दुर्ग के नज़दीक ही है। तो ये हमारी मानसागर झील है मित्रों, दिखाई दे रही होगी, ये मानसागर झील है। इसके अंतर्गत आप देखिए कितना भव्य दिखाई दे रहा, कितना सुंदर है। ये हमारा जल महल है, ठीक है, ये हमारा जल महल है। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि भाई जो पिछोला झील में वो किस प्रकार के, तो आई उसको भी साथ ले, चित्र बता रहा हूँ, उसका आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले तो हम जयपुर के जल महल को पढ़ेंगे, लेकिन चित्र बता देता हूँ कि भाई उदयपुर का जल महल कैसा दिखाई देता। देखिए उदयपुर का एक तो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा कंप्लीट। देखिए आगे हैं आगे हैं आगे, ये सारे पढ़ेंगे हम, देखना चित्र सहित। ये देखिए ये हमारा जग मंदिर है मित्रों, नहीं एक मंदिर, ये जग मंदिर नहीं, ये जग निवास है, ये हमारा जग निवास है। देखिए जग, यहाँ पर मैं अंतर बता देता हूँ जग मंदिर, और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ज़्यादातर अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब मतलब गूगल पर, तो आपको यही दिखाई देगा। जग मंदिर में भी यही दिखाई देगा और जग निवास में भी। जो 2 मंजिला है ना वो तो जग निवास है, और आपको 1 मंजिला आपको मंदिर की तरह दिखाई देता नहीं, ये हमारा जग मंदिर है। तो जग मंदिर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर दीवार बनी हुई है पतली सी, बस 1 मंजिला यहाँ पर मंदिर वगैरह ये दिखाई दे रहा। मंदिर की आकृति के देवरे वगैरह होता है ना छोटे छोटे, उसकी आकृति के दिखाई दे रहा, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे भी है। तो ये हमारा जग मंदिर है, ये इस प्रकार का जग मंदिर दिखाई देता। ये वाइट है, ये भी वाइट है और वो भी हमारा वाइट है, ठीक है ना, ये भी वाइट है और ये भी हमारा वाइट है। और इसको तो धोलिया महल भी कहा जाता है, ये वाइट है कंप्लीट हमारा जग निवास महल। तो ये हमारे जग निवास और जग मंदिर थे। वापस आते हैं हमारे जयपुर के जल महल पे। देखिए जयपुर का जल महल ये ऐसा है, जिस प्रकार आमेर के दुर्ग की स्थापत्य शैली है ना, उसी प्रकार की यहाँ पर स्थापत्य शैली है। तो ये आपको जल महल दिखाई दे रहा होगा, जयपुर का है। कहाँ पर है? तो जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में, ये मानसागर झील है। निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने। क्यों करवाया? आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं हमारे सवाई जयसिंह, और ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने, सम्राट नहीं अंतिम हिंदू राजा, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। और इसमें अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है कि बहुत सारे पंडित ब्राह्मण वगैरह आते हैं, तो इन ब्राह्मणों को आपको पता है कि उचित स्थान दिया जाता, उच्च स्थान दिया जाता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे। तो उनको जो है ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण आए थे अश्वमेध यज्ञ में, उनको ठहराने के लिए, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करने के लिए, उनको जो है यहाँ पर जो जयपुर की गर्मी वगैरह इनसे छुटकारा हो, तो उनको कहा सवाई जयसिंह ने कि भाई झील के मध्य, ताकि उनको
जो है अच्छा सुखद माहौल प्राप्त हो, एक तरीके से ठंडी ठंडी हवा चले वहाँ पर। तो सवाई जय सिंह ने आदेश दिया कि भाई मानसागर झील हमारी है आमेर दुर्ग के नज़दीकी, इसमें आप नहीं जयपुर में है, ये हमारी जयपुर आमेर मार्ग पर है हमारी मानसागर झील, तो वहाँ पर आप कीजिए एक महल का निर्माण कर दीजिए, ताकि हम हमारे जो ब्राह्मण पंडित वगैरह आएंगे जो हमारे, उनको हम ठहराएंगे और उनको अच्छा एक तरीके से माहौल प्राप्त हो। तो इस कारण सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था इसी महल में कराई थी और इसी के लिए इसका निर्माण हुआ था। और लेकिन आज का अगर मैं बात करूँ ना, इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर तराशा गया है पत्थर बार, जैसे कि कलर वगैरह हुआ है अच्छी तरीके से, तो ये जो सारा कुछ उनको मॉडर्नाइजेशन किया ना, आधुनिकीकरण, वो हमारे सवाई प्रताप सिंह ने किया। वही जो हवा महल को भाई इतना सुंदर हवा महल बनाया है, तो इसको अभी कुछ ना कुछ करेंगे, उसको भी कुछ सुंदर बनाएंगे। तो सवाई प्रताप सिंह ने इन महलों को आधुनिक रूप दिया था। ठीक है, तो ये हमारा जल महल था। याद हो रहा है ना, हमारा मेन मतलब जो मकसद है वो यही है कि आपको याद हो चीज़ें, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, कन्फ्यूज़ कुछ नहीं होना, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना हमारी क्लास में। अगला हमारा सिसोदिया रानी का महल। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा है ना, मन कर रहा है एक बार तो जाए यहाँ पर, सेल्फी, बस एक ही काम है, सेल्फी खींचो वहाँ पर जा करके। लेकिन सेल्फी नहीं यार, इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को फील करो यार, स्थापत्य को फील करो आप। केवल सेल्फी खींच कर आने से कुछ नहीं होगा, 10-15 लाइक आ जाएंगे फेसबुक इंस्टा पर, लेकिन अनुभव लीजिए आप इन चीज़ों को। जब आप इनको टच करोगे, आप इनको गहराई से देखोगे ना, तब मज़ा आएगा। तो ये आपको देखो इस प्रकार भव्य दिखाई दे रहा हमारा सिसोदिया रानी का महल। ऐसे दिखाई दे रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर रानी रह रही होगी, हैं, यहाँ पर मतलब स्त्रीलिंग वाला रूप आ रहा है इस महल में। तो सिसोदिया रानी कौन थी आपको पता है कि 1707 में देवारी समझौता होता है, हमारे मुअज्जम और आजम के मध्य जज्जू का युद्ध होता है 1707 में, और उस युद्ध में मुअज्जम की तरफ से लड़े थे कौन, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, और आजम की तरफ से लड़े थे हमारे सवाई जय सिंह, अजीत सिंह वगैरह। तो जब आपको पता है कि जीतेगा कौन, मुअज्जम जीतेगा, तो जब उस मुअज्जम जीता तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह के नाम से बनता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है गद्दी पर। तो जब वो गद्दी पे बैठता है तो वो पहले देखता है कि भाई किस किस ने मेरे साथ धोखा किया और किस किस ने मेरा सहयोग किया। तो राजस्थान में नज़र उठा के देखी तो मेवाड़ वालों ने तो अपना सहयोग किया, भाई आजा भाई मेवाड़ वाले तू मेरे पास आ जाओ, तेरे को मैं कुछ नहीं कहूँगा, तेरे को बहुत कुछ अन्य लाभ दूंगा। लेकिन सवाई जय सिंह और अजीत सिंह तुम हमले के लिए तैयार हो जाओ, हमले के लिए मतलब एक तरीके से कुछ अनिष्ट होगा तुम्हारे साथ। तो उनसे वो जो है जयपुर और जोधपुर पर अधिकार कर लेता हमारे सवाई जय, मतलब जो बहादुर शाह मुअज्जम। लेकिन फिर सवाई जय सिंह वगैरह आते हैं यहाँ पर। राजपूत आपको पता है कि अपनी राजपूताना धरती को हमेशा अक्षुण्ण रखना चाहते थे कि भाई किसी अन्य राजा का अधिकार ना हो हमारे, भले ही हम इसकी अधीनता स्वीकार कर लें। भले ही आपको जो आमेर वगैरह जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, भारमल ने, उनकी भी मजबूरी थी मित्रों। वो नहीं चाहते थे कि हमारा आमेर कितना सुंदर दिखाई दे रहा, वो नहीं चाहते थे कि हमारी जनता को कोई नुकसान हो किसी आक्रांता की वजह से, किसी अन्य आक्रमणकारी की वजह से। अगर भले ही इसी में है ना कि हमें अधीनता स्वीकार करनी है, तो हम अधीनता स्वीकार करेंगे, हम अधीनता स्वीकार करेंगे। आप जैसा कहेंगे अकबर साहब हम वैसा कर लेंगे, लेकिन हम हमारे जनता को, हमारी स्थापत्य को, हम हमारी जो संस्कृति है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उसी प्रकार इसी कारण आज राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता, अपनी कला के लिए जाना जाता है। राजस्थान की लोक कला, मैंने बताया था लोक कला राजस्थान की विश्वविख्यात हैं। बड़े बड़े संग्रहालयों में राजस्थान की लोक कलाओं को, राजस्थान की कला संस्कृतियों को, राजस्थान की उस्ता कला को, आपको बताया कि यूएनओ में वहाँ पर गंगा सिंह का जो फोटो है, तो आप देख सकते हो कि कितना विश्वविख्यात है हमारा राजस्थान। ये सब कुछ इसी वजह से, यहाँ के अद्भुत व्यक्तित्वों की वजह से। यहाँ पर भले ही उन्होंने अधीनता स्वीकार की हो मित्रों, लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्वीकार की थी। अगर आपने अकबर जोधा ये मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, भले ही किस आधार पर बनी हो, लेकिन जो उन्होंने भारमल का जो कैरेक्टर दिखाया ना, वो काफ़ी पॉजिटिव था। भारमल को आप देख सकते हो कि भाई वो कहते हैं कि मैं जनता को कोई भी नुकसान नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता कि मेरी वजह से जनता, मेरी एक जिद की वजह से कि मैं नहीं अधीनता स्वीकार करूंगा और इस जिद की वजह से मेरी जनता को कितना नुकसान पहुंचेगा, मेरे जो है उजड़ जाएगी मेरी ये राजधानी।
इसी कारण वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं। कोई ना कोई मजबूरियां होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। केवल फैक्ट के आधार पर, फैक्ट तथ्यों के आधार पर किसी भी शासक को बड़ा मतलब एक तरीके से भला या बुरा मत कहना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो सवाई जयसिंह जब 1707 में मतलब उनका एक तरीके से अधिकार हो जाता है बहादुर शाह का जयपुर और जोधपुर पर, मतलब अनियंत्रणीय से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन वास्तविक नियंत्रण नहीं रह पाता है अजीत सिंह का और सवाई जयसिंह का, तो भाग कर आते हैं वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास। अमर सिंह कौन? अमर सिंह सेकंड होगा ना उस समय। अमर सिंह प्रथम तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, लेकिन अमर सिंह सेकंड आते हैं अमर सिंह सेकंड के पास और कहते हैं सवाई जयसिंह वगैरह के भाई यार कराओ यार, वापस दिलाओ हमारा राज्य वगैरह, बहादुर शाह ने तो ले लिया। फिर उनके मध्य समझौता होता है, इन तीनों के मध्य देबारी समझौता 1707 में। इस समझौते के तहत अमर सिंह की जो पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह, अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह करवाते हैं अमर सिंह किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि चंद्रकुंवरी और सवाई जयसिंह से जो पुत्र होगा ना, वो आने वाले एक तरीके से मतलब सवाई जयसिंह के बाद उत्तराधिकारी वो होगा। कौन? जो चंद्रकुंवरी का पुत्र होगा सवाई जयसिंह के। तो कौन पुत्र होता है? तो माधो सिंह हम जानते हैं, और ईश्वर सिंह तो अलग मतलब अलग रानी से होता है, और हमारा जो माधो सिंह होता है वो चंद्रकुंवरी का पुत्र होता है। तो उनके मध्य पाटन मतलब एक तरीके से नहीं, बगरू और राजमहल का युद्ध भी होता है। तो चंद्रकुंवरी जो है वो रानी होती है किसकी? यहाँ पर सवाई जयसिंह से मतलब ब्याह करती हैं, जो अमर सिंह की देबारी समझौते के तहत यहाँ पर विवाह होता है। तो 1728 ईस्वी में सिसोदिया रानी, आपको पता है कि सिसोदिया वंश ही है, राहब सांका नहीं राणा साका राणा, तो ये सिसोदा ग्राम में जो आकर जाकर बस जाते हैं। तो जो उन्होंने बाद में जो राहब ने जो आगे वंश मतलब आगे जो भी इसका वंश आया था उसको सिसोदिया वंश कहते हैं, सिसोदा ग्राम में रहने की वजह से। तो ये जो है उन्होंने सिसोदिया वंश की ये रानी थी, और सिसोदिया वंश की रानी की वजह से यहाँ पर 1728 में जब 1707 में जब विवाह होता है इस रानी का किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। तब यहाँ पर सवाई जयसिंह जो है 1728 में सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए महल का निर्माण कराते हैं जयपुर में। अब एग्जामिनर ये इसलिए पूछता है क्वेश्चन क्योंकि सिसोदिया रानी का महल का मतलब सीधा इसका आंसर हो जाता है उदयपुर। हम समझ लेते हैं कि भाई उदयपुर में होगा, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई जयसिंह, यानी जयपुर में इसका सही आंसर होगा। तो 1728 ईस्वी में सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनाया गया था, और महल की जो भीतरी दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग में शिकार के दृश्य और राधा कृष्ण के चित्र बने हुए। तो म्यूरल पेंटिंग में यहाँ पर शिकार के दृश्य बने हुए, कहाँ पर? म्यूरल पेंटिंग में शिकार के दृश्य और यहाँ पर राधा कृष्ण के चित्र बने हुए। किस महल के अंतर्गत है? हमारी सिसोदिया रानी महल के अंतर्गत। और इसी महल में यहाँ पर सिसोदिया रानी ने माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया था, ठीक है। तो ये हमारा सिसोदिया रानी का महल हो गया। आगे बढ़ते आगे हमारा महत्वपूर्ण महल सर्वतोभद्र महल। सर्वतोभद्र महल मैंने आपको बताया था, जो सिटी पैलेस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दीवाने खास में हमारे रखे हुए कौन? क्या रखे हुए? चांदी के 2 बड़े कलश रखे हुए। किस में? दीवाने खास में। तो दीवाने खास जो है उसी को हम सर्वतोभद्र महल कहते हैं। किसको? दीवाने खास को, जो सिटी पैलेस में स्थित है। मतलब एक तरीके से परिसर है वो सिटी पैलेस परिसर, वहाँ पर बहुत सारे अन्य महल भी हैं, तो उसी में सर्वतोभद्र भी वहाँ पर महल है। और इसी के पास ताल कटोरा झील है जिसके किनारे बादल महल स्थित है, और जिसके नाम अन्य में सबरता भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बादल महल तो हमें पता है कि 4 हमें बादल महल जो है ज़्यादातर याद रखने होते हैं। एक तो हमारा जैसलमेर का बादल महल, जो आगे हम पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है, हर एक जिले का महलों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो जैसलमेर का बादल महल जो अपने सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, और नागौर का बादल महल जो वास्तविक बादल महलों का हमें अनुभव कराता है, यानी आभासी बादल महलों का अनुभव कराता है। और नागौर के बादल महल। तीसरा हमारा बीकानेर के बादल महल, जहाँ पर एक तरीके से बीकानेर का बादल महल
जो सोने की नक्काशी वगैरह इसके लिए प्रसिद्ध है। और एक हमें बादल महल जो है कटारगढ़ में यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित जो है कटारगढ़ का जो बादल महल है, वहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म होता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कीका का। तो ये 4 बादल महल हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है याद रख सकते हैं आप, तालकटोरा झील है इसी के पास, सर्वतोभद्र के पास, और यहाँ पर जो है बादल महल स्थित है। और अन्य नाम इसको सभ्रता भी कहा जाता है, सर्वतोभद्र महल को। तो ये आप देख सकते हैं इसी में कोई रहा होगा, सर्वतोभद्र मेरे हिसाब से ये होगा, तो कोई ना कोई होगा शायद। यहाँ पर हम देख नहीं सकते, जहाँ अगर हम घूमने जाए वहाँ पर तो फिर हमें पता चलता है कि भाई कौन सा सर्वतोभद्र है, कौन सा नहीं है। आगे है हमारा मुबारक महल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मुबारक महल है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि रियासत के मेहमानों को ठहराने के लिए जयपुर में मुबारक महलों का निर्माण किसने कराया? तो इसके निर्माण कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और ये जो है सवाई माधो सिंह सेकंड 9-2-11 वाले जो मैंने बताया था आपको कि 9 पासवानों के लिए महल बनाएंगे, वही हमारे सवाई माधो सिंह सेकंड जिन्होंने 1900 में उदयपोल का निर्माण करा था, जो सिटी पैलेस। मैंने आपको वैसे 2 वैसे मुख्य प्रवेश द्वार है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ वापस, मेरे को याद आ गया। हाँ, मैं उस समय सोच रहा था कि भाई एक और प्रवेश द्वार है इसका, सिटी पैलेस। वैसे तो 7 प्रवेश द्वार मैंने बताए थे, लेकिन उनमें 2 याद रखने। एक तो हमारा उदयपोल मैंने बता दिया था, महाराजा सवाई माधो सिंह, और महाराजा नहीं होगा यहाँ पर, सवाई माधो सिंह सेकंड होगा वैसे। और दूसरा हमारा सिरे ड्योडी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, सिरे ड्योडी। सिरे ड्योडी, ये भी आप लिख लीजिए, ये भी सिटी पैलेस का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। तो ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता हमारा मुबारक महल सिटी पैलेस में स्थित है। ये परिसर है एक तरीके से सिटी पैलेस। तो निर्माता कौन? सवाई माधो सिंह सेकंड, और इसके निर्देशन करता कौन? सर स्वीटन जैकब इसके निर्देशन करता है। और ये जो है ये हमारी राजपूत मुगल राजपूत हैं हमारे सवाई माधो सिंह वगैरह। और मुगल आपको पता है कि आमेर और जयपुर के राजाओं पर मुगल स्थापत्य कला की विशेष छाप रही है मुगल। और जब 1817-18 में शाही संध्या कर ली थी राजपूत राजाओं ने, और 1858 के बाद या फिर 1818 के बाद जितने भी स्थापत्य का निर्माण होता है हमारे राजस्थान में, तो वो किसी न किसी प्रकार से यूरोपीय शैली से प्रभावित होता है। तो ये महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। अब इसका निर्माण 1900 में ही होगा, और 1900 में ही उदयपुर का निर्माण कराया था। और इसके निर्देशन करता कौन? सर स्वीटन जैकब। कौन इसके निर्देशन करता? सर स्वीटन जैकब। और हमने देखा था सिटी पैलेस के निर्देशन करता कौन? तो विद्याधर भट्टाचार्य। और वास्तुकार कौन थे हमारे? याकूब थे। देखिए मुबारक महल का निर्माण किस कारण कराया था? तो मुबारक उसको क्या कहते हैं? वेलकम। इसको वेलकम महल भी कहा जाता है। किसको? मुबारक महल को। मुबारक हो, बधाई दी जाती है आपको, तो वेलकम, स्वागत है आपका। कहाँ पर? इस महल में। क्यों कर रहे हो स्वागत? क्योंकि भाई ये ठहरने के लिए ही हैं, आप मेहमान हो ना, आपके लिए ही है, तो आइए आपका इस महल में स्वागत है। तो इसका निर्माण जो है रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया था। किसका है? इसका निर्माण जो है रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए इसका किया गया था। और मेहमान नवाजी है तो ये प्रसिद्ध है हमारा कौन सा महल? मुबारक महल, जो कहाँ पर है? जयपुर में। कौन करवाता है निर्माण? सवाई माधो सिंह सेकंड। निर्देशन करता सर स्वीटन जैकब। समय 1900। और इसका निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया। और यह मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। और वीरेंद्र पोल आपको याद रखना है, जो मुबारक महल के पूर्व का विशाल दरवाजा है। मेरे हिसाब से शायद मुझे ये बताया नहीं गया कि भाई ये कौन सा पूर्व है या पश्चिम है, कुछ पता नहीं चल रहा यहाँ से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उबे खड़े हैं ये स्वागत करने वाले, मुझे लगता है यही प्रवेश द्वार होगा, वीरेंद्र प्रवेश द्वार। मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कह सकता। तो यहाँ पर आपको वीरेंद्र पोल याद रखना केवल कि ये मुबारक महल के पूर्व का विशाल दरवाज़ा है। मेरे हिसाब से यही रहा होगा शायद, यहाँ से प्रवेश करते हैं तो हो सकता है। तो वीरेंद्र पोल मुबारक महल के पूर्व का प्रवेश द्वार
विशाल दरवाजा है। कौन सा? वीरेंद्रपुर। मुबारक महल के दक्षिण की ओर पूर्बिया की डोडी है। सिरे डोडी तो कहाँ पर है? हमारे सिटी पैलेस में। और पूर्बिया की डोडी कहाँ पर है? दक्षिण की ओर है, मुबारक महल में। तो आपको याद रखना कि पूर्बिया की डोडी मुबारक महल से संबंधित है किसी भी प्रकार से। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, नहीं मुझे लगता नहीं बनेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़े। अगला महल सामोद महल। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि शूटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये हमारा सामोद महल ही है। ये हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा जयपुर में है। और ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। शायद आपने कुछ गाने वगैरह में ये महल देखा होगा मेरे हिसाब से। अगर आप राजस्थानी या हरियाणवी गाने सुनते हो गए कुछ, मेरे हिसाब से शायद वो गाना है ना हमारा, जो मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ, एक 52 गज का दामन, ये महल होगा शायद मेरे हिसाब से। अदरवाइज एक बहुत सारे महलों में मतलब बहुत सारे गानों में इस महल को हमें देखने, इसके 52 गज का दामन मैं देख लेता हूँ, शायद ये महल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन नहीं है। एक मिनट, हाँ मैं भाई कंफर्म करके ही बताता हूँ। अब ये पूछेगा तो नहीं 52 गज का दामन, लेकिन अगर ये होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप इस महल को ज़रूर, उस गाने को देख लेना, ताकि आप इस महल को भी देख लेंगे। शायद नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ अलग ही उसमें महल दिखाई देता है। लेकिन ये जो महल है ना, काफ़ी सारे हमें गानों में देखने को मिलता है, जो हरियाणवी राजस्थानी गानों की शूटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये इसका जो निर्माण होता है 1645 से 1652 के मध्य, यानी मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। तो इसका निर्माण होता है किसके द्वारा करवाया जाता है? बिहारी दास के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। और इस महल का मुख्य आकर्षण शीश महल है। और शीश महल का निर्माण कराया था रावल शिव सिंह ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1800 सदी में करवाया था। 1801 से लेकर के 1899 के बीच इसका निर्माण हुआ था, यानी शीश महल का। और सामोद में कलात्मक एवं विशाल महलों में चित्रकारी के अलावा कांच और मीनाकारी का बेमिसाल काम है। और यहाँ सुल्तान महल भी दर्शनीय है। और सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी स्थित है। और ये जो महल है, मैंने शायद इसके बारे में नहीं लिखा नहीं है कि भाई ये जो महल है हमारा शूटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कौन सा? सामोद महल जयपुर में है। निर्माण बिहारी दास 1645 से 1652। रावल शिव सिंह ने यहाँ पर शीश महल का निर्माण कराया था। और सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, केवल यही याद रखना है सामोद में। आगे हमारा मोती डूंगरी महल। कौन सा है? मोती डूंगरी महल है। इसका निर्माण किसने कराया? यहाँ पर नाम आता है सवाई माधो सिंह का। ये सवाई माधो सिंह कौन है? ये हमारे हैं चंद्रकुंवरी यानी सिसोदिया रानी के पुत्र, जिसका जन्म कहाँ होता है? उसी महल में होता है जहाँ पर हमारे सवाई जय सिंह सिसोदिया रानी के महल का निर्माण कराते हैं। तो उस महल में हमारे माधो सिंह जी का जन्म होता है। और उन महलों में जन्म होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं भी इस महल में जन्मा हूँ, तो मैं भी एक बड़े महल का निर्माण करूँगा। तो मैं माता जी क्या बनाऊँ? तो उन्होंने कहा कि आपको मोती डूंगरी दिखाई दे रही है? कि हाँ, हमारे जयपुर में है तो सही मोती डूंगरी, डूंगरी पहाड़ी है मोती डूंगरी, तो जाओ वहाँ पर, जाओ वहाँ पर एक महल का निर्माण कर दो। तो सवाई माधो सिंह आए और यहाँ पर मोती डूंगरी पे निर्माण करा दिया। और इसके कारण, उस डूंगरी के कारण इस महलों को भी मोती डूंगरी महल कह दिया गया। अब इस मोती डूंगरी का महल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी तलहटी पर आपको एक भव्य इमारत दिखाई दे रही होगी। ये हमारा मंदिर, बिड़ला मंदिर, हमारे राजस्थान का प्रथम वातानुकूलित मंदिर। कौन सा? बिड़ला मंदिर। तो ये वाइट कलर में जो बना हुआ है ना, ये हमारा इसी की तलहटी में है। किसकी? यहाँ पर मोती डूंगरी महलों की तलहटी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारे महल। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए अभी। तो ये आपको बताया कि माधो सिंह किस टाइम के थे और ज़्यादातर उसका एक तरीके से ध्यान नहीं रखा गया होगा। तो ये आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में देख सकते हो इस महलों को। इसका निर्माण कराया था सवाई माधो सिंह के द्वारा। और ये प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित कराया गया था, जिसे सवाई मान सिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने सुसज्जित करवाया। तो ये जो है आपको देख सकते हो यहाँ पर सुसज्जित कराया था हमारी जो सवाई मान सिंह, गायत्री देवी आप जानते हो ना, गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से संबंधित जो थी, गायत्री देवी ने यहाँ पर निर्माण कराया था। इसको एक तरीके से वापस सुसज्जित किया था, अंदर से एक तरीके से चित्रकारी वगैरह की होगी यहाँ पर, काफ़ी जो
इसको सुंदर बनाया होगा, इसको डेकोरेट किया होगा हमारी गायत्री देवी ने। तो मोती डूंगरी महल निर्माण कौन करवाते हैं? सवाई माधो सिंह। और ये प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित कराया गया। ठीक है ना। ये स्कॉटिश किला मतलब स्कॉटिश जो किला होता है ना वो इस प्रकार का दिखाई देता है। आप सर्च कर लेना कहीं गूगल पे कि स्कॉटिश किला वगैरह, स्कॉटिश फोर्ट वगैरह, तो आपको कुछ दिखाई देगा होगा। तो इसी आकृति में आपको दिखाई देगा। तो ये उन्होंने वहीं से प्रेरणा लेकर के इसका निर्माण कराया था। क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज हमारे भारत में आ गए थे सवाई माधो सिंह के काल में। मैं यहाँ पर आप सर्च कर लेता हूँ शायद, ताकि आप भी सर्च कर लेना अगर मुझे कुछ मिलता है स्कॉटिश फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी। मतलब जो स्कॉटलैंड, हाँ मित्र सेम टू सेम दिखाई देगा। आप सर्च करना यूट्यूब पर, आपको इसी आकृति में आपको महल दिखाई देंगे स्कॉटलैंड वाले, देख लेना। तो ये आप याद रख पाओगे कि मोती डूंगरी महल जो है ये प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया, और जिसे सवाई मान सिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने इसको डेकोरेट वगैरह किया था। और यहाँ का जो तख्ते साहिब जो महल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और मोती की भांति यहाँ पर दिखाई देता है, और इस कारण इसको मोती डूंगरी महल कहा गया। डूंगरी तो यहाँ पर पहाड़ी हो गई और मोती की भांति दिखाई देता है, इस कारण मोती डूंगरी नाम हो गया इसका। इसकी तलहटी में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और मतलब गणेश जी का शुभ बिरला मंदिर है यहाँ पर। ये बिरला मंदिर है, शायद गणेश जी का नहीं है। और तख्ते शाही जो महल है उसका निर्माता कौन थे? हमारे सवाई माधो सिंह ही थे। तो तख्ते शाही महल भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़े। हमारा मित्रों अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल आपको ये म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो मैंने सारों के चित्र लगाए हैं ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, ठीक है ना। तो ये आपको अल्बर्ट हॉल दिखाई दे रहा है। तो अल्बर्ट हॉल ये हमारा कहाँ पर है? तो ये रामनिवास बाग में स्थित है। और रामनिवास बाग जिसकी स्थापना 1867 में राम सिंह सेकंड करते हैं, और इसको जिसको जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है, किसको? रामनिवास बाग को। तो रामनिवास बाग में स्थित है। ये मैंने रामनिवास बाग के बारे में जानकारी लिखी है, इस नींव को हटा दीजिए। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि रामनिवास बाग, इसकी स्थापना 1867 में राम सिंह सेकंड के द्वारा, और इसको जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है। तो ये हमारा रामनिवास बाग के बारे में जानकारी। तो अल्बर्ट हॉल की नींव कब रखी जाती है? देखिए अल्बर्ट हॉल की नींव तब रखी जाती है जब प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड, जो ब्रिटेन के थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वो जब आते हैं हमारे जयपुर में 1876 में, 1876 में, तो जब ये जयपुर आते थे तो उनके हाथों के द्वारा यहाँ पर नींव रखी जाती है इसकी। और यहाँ पर उन्हीं के नाम पर इसको अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। किसको? हमारे इस अल्बर्ट को, अल्बर्ट हॉल। तो उन्हीं के नाम पर इस इमारत को अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। तो कब रखी जाती है इसकी नींव? 1867 में, नहीं 1876 में, सॉरी 1876 में। नींव यहाँ पर 1876 में, 1876 में यहाँ पर नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? प्रिंस ऑफ अल्बर्ट और राम सिंह सेकंड के द्वारा। ठीक है मित्रों। लेकिन इसका जो उद्घाटन है, यानी ये कब बना था और कब इसका उद्घाटन किया था, लोगों के लिए कब खोला गया था, लोग कब इसके अंदर गए थे, कब बनकर तैयार हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया था 1887 में, 1880 AD। और उस समय जो है सवाई माधो सिंह थे, आपको जो पता ही है सवाई माधो सिंह। तो इनके काल में हमारे एजीजी थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी सवाई माधो सिंह। यहाँ पर मैं पूर्ण लिख रहा हूँ, सवाई माधो सिंह। तो सवाई माधो सिंह के काल में हमारे जो तत्कालीन एजीजी हैं ब्रेडफोर्ड, उनके द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसके वास्तुकार कौन थे? वही थे जो उस समय थे मुबारक महल के, यानी सवाई माधो सिंह के काल में एक ही बड़ा था वास्तुकार जिसका नाम जैकब स्विंटन, ठीक है ना, माधो सिंह के काल में रहा और राम सिंह के काल में भी रहा। कौन? ये हमारा सर स्विंटन जैकब। तो माधो सिंह सेकंड के काल में इसका क्या होता? उद्घाटन होता तत्कालीन एजीजी ब्रेडफोर्ड के द्वारा, वास्तुकार जैकब स्विंटन। और कारीगर कौन थे? तो हमारे यही गोपाल जी, चंद्रोत जी, तारा जी, तो हमारे कौन? कारीगर रेडी नाम वैसा, गोपाल जी, चंद्रन, तारा, गोपाल चंद्र तारा, तो ये कौन थे? हमारे कारीगर थे। इसकी जो आकृति है ना, आप किस प्रकार दिखाई देगी? तो लंदन का ओपेरा हाउस है उसके समान ये दिखाई देता है। कौन सा? हमारा अल्बर्ट हॉल।
तो अल्बर्ट हॉल लंदन के ओपेरा हाउस के समान है। और आपको कुचामणी ख्याल है तो उसमें भी आपको पता है कि जो ओपेरा हाउस के समान मतलब झलक दिखाई देती है वहाँ पर, तो उसी प्रकार लंदन के ओपेरा हाउस के समान हमें ये अल्बर्ट हॉल भी दिखाई देता है। और 1876 में यहाँ पर राम सिंह सेकंड के द्वारा नींव रखी जाती है और इसको राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है। और इस संग्रहालय में प्रथम जो व्यक्ति जो वस्तुओं का संग्रह किया था उस व्यक्ति का नाम था कर्नल हैंडले। क्या नाम था? कर्नल हैंडले। तो उस व्यक्ति का नाम था कर्नल हैंडले। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ो। और ये किस शैली में है? तो आपको बताया कि इंडो यानी भारतीय शैली और हमारी फारस उस शैली में निर्मित है। इंडो और फारस शैली में हमारे निर्मित है कौन सी? ये हमारा अल्बर्ट हॉल, ये इमारत जो आप देख रहे हो। इसकी जो तुलना है वो विल्स ऑफ कैंटा से की जाती है। जो विल्स ऑफ कैंटा ये हमारा कनाडा में स्थित है, कनाडियन महल है। इसकी तुलना यहाँ पर की जाती है अल्बर्ट हॉल से। और मैंने आपको पहले बताया था टोलमी और भूतिया महल की तुलना की जाती है हमारे हवा महल से। और राजस्थान का टोलमी और भूतिया महल किसको कहते हैं? हवा महल को कहते हैं। तो इसी प्रकार विल्स ऑफ कैंटा की जो तुलना की जाती है हमारे अल्बर्ट हॉल से की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो जीर्णोद्वार होता है, ज़्यादातर जो इमारतों का जीर्णोद्वार मित्रों ये मानसिंह सेकंड के काल में होगा। और जो हमारी गायत्री देवी है ना, जो उस समय राजमाता थी जो बाद में, तो ये गायत्री देवी जो मानसिंह सेकंड की तीसरी पत्नी थी, तो उनके द्वारा ज़्यादातर इमारतों का क्या करवाया जाता, जीर्णोद्वार कराया जाता। वो काफ़ी एक तरीके से आर्ट से यानी कला से काफ़ी कला प्रेमी थी हमारी गायत्री देवी जी। और मानसिंह सेकंड भी जितनी भी जयपुर में अपने जो है अपने राजघराने में जो भी प्राचीन इमारतें थी उनका एक आधुनिक रूप भी दिया उन्होंने हमारे मानसिंह सेकंड ने, और उनको एक तरीके से संजोए रखा जिनको हम आज आधुनिक रूप में यथावत देख रहे हैं। ठीक है ना, तो मानसिंह सेकंड ने इसका जीर्णोद्वार कराया था। मैंने शायद इसमें नहीं इंक्लूड किया तो आप लिख लीजिए, मानसिंह सेकंड ने यहाँ पर इसका क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था अल्बर्ट हॉल का। तो ये हमारा अल्बर्ट हॉल था। ठीक है, सारी फैक्ट आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रामबाग पैलेस, मैंने आपको बता दिया, शायद मैंने आपको राम निवास बाग बताया, लेकिन रामबाग पैलेस का भी जो निर्माण है कौन करवाते, ये हमारे जयपुर के जो हमारे सभी राम सिंह सेकंड है उनके द्वारा ही इसका निर्माण होता है रामबाग पैलेस का। ये सामान्य व अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण होता है रामबाग पैलेस का। तो ये आपको ऐसे आकृति दिखाई देगी, मतलब स्थापत्य, जब आप यूट्यूब में सर्च करना तो रामबाग पैलेस में काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे आपको। तो रामबाग पैलेस ये इस प्रकार का दिखाई देता है हमारा रामबाग पैलेस, शायद देखा भी होगा आपने। तो और हमारा जयपुर में बादल महल भी स्थित है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले शायद यहाँ पर कि ताल कटोरा झील के किनारे एक बादल महल है, और उसी के बारे में यहाँ पर अब बता रहे हैं आपको कि इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह सेकंड ने, यानी सवाई जयसिंह, लेकिन 1890 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी 1890 नहीं होगा। इसका निर्माण केवल सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, सवाई जयसिंह ने। यहाँ पर आमेर में ही 24 रानियों का महल है। आमेर जयपुर दुर्ग में है, आमेर दुर्ग में, तो हमारा 24 रानियों का महल भी है यहाँ पर आमेर में। और एक समान 9 महल ये जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में है, और इन 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और इसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था किसने? विसेंट स्मिथ ने। यूरोपीय यात्री थे विसेंट स्मिथ, तो उन्होंने जो है विसेंट स्मिथ ने यहाँ पर विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ जैकलिन कैनेडी जो आई थी हमारे यहाँ पर, तो जैकलिन कैनेडी उन्होंने जो है मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ठीक है ना, तो ये कौन सी शैली में निर्मित है? ये हमारा एक समान 9 महल, ये मित्रों विक्टोरिया शैली में निर्मित है। एक समान 9 महल विक्टोरिया शैली में। अब यहाँ पर किस प्रकार याद रखेंगे, क्योंकि सवाई माधो सिंह 2 हुए थे, एक तो सवाई माधो सिंह प्रथम और सेकंड। तो आपको पता है कि आपने एक कहावत सुनी, लोग मुहावरा सुना होगा, 9 2 11 होना। तो 9 ये हमारे 2 यानी सवाई माधो सिंह सेकंड 9 महलों का निर्माण करेंगे किस शैली में? विक्टोरिया शैली में। ठीक है, और ये जो हमारी रामबाग पैलेस है ना, ये वर्तमान में 5 स्टार होटल है, हम जानते ही हैं 5 स्टार होटल है हमारे रामबाग पैलेस, 5 स्टार होटल। अब है हमारा आमेर का महल। आमेर दुर्ग में काफ़ी सारे महल बने हुए। तो आमेर की मावटा झील है, उसमें केसर क्यारी भी स्थित है, आपको बताएं। तो मावटा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित महल जिसे कछवा नरेश मानसिंह द्वारा 1592 में बनाया गया था, और ये महल जो हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। यानी आमेर के महलों की बात करें, इन महलों का निर्माण कराया था। आपको पता है आमेर दुर्ग का जिसने निर्माण कराया था
मतलब एक तरीके से वास्तविक जिस दुर्ग का निर्माण करे थे वो हमारे सभी मतलब मान सिंह ही थे, मिर्जा मान सिंह। तो मान सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है आमेर के महलों का भी। और ये जो हिंदू मुस्लिम, आपको पता है कि उस समय भारमल जब अधीनता स्वीकार कर लेते अकबर की, तो यहाँ पर आमेर में विशिष्ट छाप दिखाई देती है मुगल स्थापत्य की। तो हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप है हमारे आमेर के महल। और यहाँ पर जो है दीवाने खास, दीवाने आम देखने को मिलते हैं। और दीवाने आम की मैं बात करूँ तो ये आमजनों के लिए मतलब एक तरीके से दरबार लगता था, यहाँ पर आम लोग अपनी समस्या बताते थे। और दीवाने खास मतलब यहाँ पर जो राजा के संबंधी या फिर राजा की जो मंत्रिमंडल वगैरह रही होगी, मंत्री परिषद जो गुप्त मंत्रीचर वगैरह, वो यहाँ से मिलते थे यहाँ पर राजा से। तो यहाँ पर दीवाने खास जो खास लोगों के लिए था और दीवान आम जो आम लोगों के लिए था। और दीवाने खास को जो है बिहारी ने क्या कहा है, हमारे बिहारी जी ने, उन्होंने इसको दर्पण धाम कहा है। क्योंकि ये कांच का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है, कांच की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जड़ें वगैरह हुई हैं तो दीवाने खास में। तो देखिए महल के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही राजपूत मुगल शैली पर बना दीवाने आम, जो चारों ओर से लाल पत्थरों के खंभों की दोहरी पंक्तियों युक्त बरामदा गिरा है। और दीवाने आम के सामने सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा राजप्रसादों के भीतरी भाग में जाने वातु गणेश पोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हम आमेर दुर्ग में पढ़ते हैं, शायद मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको, लेकिन जब हम आमेर दुर्ग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे गणेश पोल किस प्रकार की हैं। और गणेश पोल को जो है फर्ग्यूसन ने संसार का सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार माना है। तो क्यों माना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम आमेर दुर्ग को पढ़ेंगे। तो गणेश पोल जो है इसका निर्माण करवाया था हमारे सवाई जयसिंह ने, यानी सवाई जयसिंह। ये जयसिंह सेकंड का मतलब यहाँ से आपको रेफरेंस दे रहा है कि भाई सवाई मतलब जयसिंह सेकंड है जो सवाई जयसिंह है। आगे देखिए शीश महल, जो आमेर के महलों में एक आकर्षण में से एक है। और इसका जो निर्माण कराया था हमारे मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इसी को जो है दीवाने खास कहा जाता है। दीवाने आम मैंने बताया था। और दीवाने खास, दीवाने आम देखिए यहाँ पर, और दीवाने खास यहाँ पर। तो दीवाने खास जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह और जयसिंह के एक दरबारी कवि थे बिहारी, उन्होंने जो है इसको क्या कहा था, दर्पण धाम कहा था। ये देख लीजिए। ये भीतरी दीवारों पर शीशे की पच्चीकारी और खुदाई के काम के कारण यह शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। और 2 मंजिला है। और भूतल पर जो बना भवन है, यानी पहली मंजिल जो है उसको जय मंदिर कहते हैं। और जो दूसरी जो हमारी मंजिल है उसको हम क्या कहेंगे, जस मंदिर, ठीक है, जस मंदिर, जय जस। तो 2 मंजिला है कौन सा, शीश महल। और दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे देशों के राजदूतों से मिलते थे। और कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा है। और इनके सामने बुखारा उद्यान भी स्थित है। और 12 रानियों का जो महल है वो भी शीश महल के निकट ही आमेर दुर्ग में स्थित है। इसको 12 रानी नहीं 24 रानियों का महल है हमारा, यहाँ देखने को मिलता है। ये हमारे थे जयपुर के महल मित्रों। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।